हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट्स। लास्ट टाइम हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसमें देखा था कि और कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं। ये कंपटीशन पर्पसेस से ये वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। बाकी आईएससी बोर्ड में इसके स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एनएसीएल स्ट्रक्चर का, वो सब कुछ पूछ लेंगे, तो उस वे में भी वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर सीबीएसई वो इतना ज़्यादा नहीं पूछते। इसका जो हमारा टॉपिक है इट्स बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ओके, सो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ओके, डायमंड एक कोवेलेंट सॉलिड है, जैसे कि आपको पता है कि वो डायमंड जो है वो कार्बन के एक तरह से कार्बन से फॉर्म होता है। कार्बन के अंदर एक टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू कार्बन एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, और वो नेटवर्क जो है उसमें कार्बन्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं। ठीक है, एंड दे कंबाइन टुगेदर टेट्राहेड्रली। मतलब समझ रहे हो, एक कार्बन से 4 कार्बन और अटैच्ड हो जाएंगे, और जो एक कार्बन के आसपास जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है, एंड दिस नेटवर्क, ये जो टेट्राहेड्रल नेटवर्क है, एक एटम का 3 से अटैच हो जाना, वो जो है वो पूरा नेटवर्क जो है ना अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, और वो रिपीटिशन से क्या फॉर्म होता है, वो तीनों डायमेंशन में रिपीट होगा और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को हम डायमंड का स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अब और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ये कार्बन जो है वो इस तरह से अरेंज है कि डायमंड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले ऑल सी बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल। ओके, एंड बॉन्ड लेंथ जो है इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर्स। ठीक है, ओके, और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू डायमंड के स्ट्रक्चर में 10, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का कितना होता है 109 डिग्री, सेम गोज हियर 109 डिग्री। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स द नेटवर्क इज वेरी हार्ड, इसलिए डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमें पता ही है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस of very strong covalent bonds, very strong covalent bonds, the network is very hard। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड हैं। कार्बन कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा ही नहीं ऑलमोस्ट, है ना। और वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और शेयरिंग जो है बिल्कुल इक्वल बेसिस पे हो रही है। जब इक्वल बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसीलिए sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना कार्बन की, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है मतलब 4 अलग अलग स्ट्रक्चर से कंबाइन करता है, या फिर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, उस केस में जो बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना इज़ नॉट ईजी। ठीक है, यही रीज़न है, ड्यू टू दिस रीज़न ओनली, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स it has very high melting point। बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से
डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, दैट इज़ योर 3843 केल्विन, 3843 केल्विन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ वी हैव सम यूजेस ऑफ डायमंड। पहले यूजेस कर लेते हैं। डायमंड इज यूज्ड एज प्रेशियस स्टोन इन ज्वेलरी, सबको पता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, वो तो कॉमन सी बात है। सेकेंडली, अच्छा डायमंड जो है ना वो ग्लास को कट करने के लिए भी यूज़ होता है। आपने देखा है कि ग्लास को अगर ज़रा सा भी टच वो कर दो, किसी पत्थर से हथौड़े से मारो, तो क्या होता है, पूरे पूरे के पूरे ग्लास में निशान पड़ जाते हैं। तब अंदर पूरा पूरा पीछे तक चला जाता है वो निशान। तो ग्लास को लोहे से तोड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, सो डायमंड्स यूज़ होते हैं। और डायमंड वो वाले यूज़ नहीं करते ग्लास को कट करने के लिए। वो डायमंड यूज़ नहीं किया जाता जो ज्वेलरी में यूज़ होता है। वो इतना महंगा एक्सपेंसिव डायमंड वो ग्लास कट करने के लिए तो लाएंगे नहीं, ऑब्वियसली शॉपकीपर्स। सो ब्लैक डायमंड ठीक है, आर यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास and for making rock drills। ठीक है, नेक्स्ट डायमंड के ना डाइज भी होते हैं। अब डायमंड को वायर, थिन वायर जो होते हैं ना, उनको बनाने के लिए डायमंड डाइज का यूज़ किया जाता है। तो डायमंड डाइज आर यूज्ड for drawing very thin wires of metals like टंगस्टन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। ओके, डायमंड की प्रॉपर्टीज समझने से पहले हमें थोड़ा सा डायमंड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, वो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो डायमंड के केस में क्या है ना, लाइक ये कार्बन एटम है। ठीक है, दिस इज आवर कार्बन एटम। ये 3 और 1 2 और एक ऊपर। ठीक है, ये 3 और कार्बन एटम से अटैच्ड है ऐसे। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि s एक s ऑर्बिटल के साथ, एक p, दूसरा p और यहाँ पे तीसरा p। ठीक है, ये भी p ऑर्बिटल हो गया, मतलब कार्बन है ये, बट ये p ऑर्बिटल से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, s वाले में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 p में हो रही है। एक s में 3 p में अगर शेयरिंग होती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 तो होता है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये रिपीट होगा। इसके ऊपर भी इसी तरह से कंबाइन हो जाएगा कार्बन। इसके आगे की तरफ भी एक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, इसके आगे की तरफ भी ये 3 डायमेंशंस में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड होगा और ये फॉर्म करेगा किसका, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड प्रॉपर। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, लेट मी मेक इट अगेन, कार्बन 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 एंड कार्बन। ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर हमने बनाया है,
ये वाला जो लेंथ बनेगा हमारा दैट इज़ योर 1.54 एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन में शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नेग्लिजिबल है, कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जो कि हमने देख लिया। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, हमें पता होना चाहिए। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से डायमंड में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो चमकता है ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट अंदर तो आ जाती है, उसके बाद बाहर नहीं निकल पाती और रिफ्लेक्ट करती रहती है, रिफ्रैक्शन होके वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत हाई है। इसीलिए डायमंड जो है वो एक शाइनिंग स्ट्रक्चर है। इट्स नॉट सम मैजिक और विच इज़ गोइंग ऑन देयर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इट इज़ दी प्योरेस्ट एंड डेंसेस्ट वेराइटी ऑफ कार्बन, ठीक है। its density is 3.51 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली ना, ठीक है। ये डेंसिटी आपको याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। बॉन्ड एंगल याद करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ याद करनी पड़ेगी अगर नहीं पता थी तो। इट इज़ द हार्डेस्ट natural known substance and possess a very high melting point, ठीक है। it is insoluble in all solvents, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। it is transparent and possess high refractive index, ठीक है। वो तो मैंने बताया, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भी है, लाइट अंदर चली जाएगी लेकिन बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, एंगल ज़्यादा चाहिए, उतनी डेविएशन हो नहीं पा रही है। सो क्या हो रहा है, जो लाइट है वो अंदर ट्रैप हो गई है, वो उसमें रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं फिर रिफ्रैक्शन की जगह, क्योंकि उतना बड़ा एंगल बन ही नहीं पा रहा, और रिफ्लेक्शंस होने की वजह से क्या है, वो चमकता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फिनोमिना यू मस्ट हैव स्टडीड इन फिज़िक्स, बट बेसिकली होता यही है, ठीक है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होता है, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसका रीज़न बता देती हूँ मैं आपको। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीज़न ये है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ना मूव करते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से ना करंट जनरेट होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। इन केस ऑफ कार्बन
इन केस ऑफ डायमंड कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट ही नहीं है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन are involved in the formation of कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड and no unpaired electron is left in the crystal। ठीक है, सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकली डायमंड, प्रॉपर्टी है ऐसा डायमंड की, डायमंड इज रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स, एल्कलीज यानी कि बेसिस, एल्कलीज एंड सॉल्ट्स। However, it is acted upon by fused sodium carbonate। ठीक है, when heated with mixture of potassium dichromate and sulfur acid। देखो वैसे तो डायमंड ना कोई भी एल्कली यानी कि बेस या एसिड के साथ या सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट एक्सेप्शन क्या है, सोडियम कार्बोनेट, दैट टू फ्यूज सोडियम कार्बोनेट। फ्यूज मतलब मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में, विदाउट वाटर बट पिघला हुआ। देन व्हेन हीटेड विथ मिक्सचर ऑफ potassium dichromate and sulfur as sulfuric acid। to 475 Kelvin, it slowly gets oxidized to carbon dioxide। दूसरे वाले जो रिएक्शन है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेके हीट किया जाता है 475 केल्विन तक डायमंड को के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है डायमंड, तब रिएक्ट करता है, अदरवाइज डायमंड डजंट रिएक्ट। द वैल्यू ऑफ, ये आप ऐसा नोट लिख सकते हो, the value of diamond depends upon its size and color। ठीक है, ब्लूइश white diamonds are
more precious than those having yellowish color। ठीक है, ये डायमंड की क्वालिटी, कलर्स जो है ना डायमंड के, वो उसकी अलग अलग क्वालिटी पे बता रहे हैं कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। ठीक है, ये जस्ट एज अ पॉइंट टू रिमेंबर आप याद रख सकते हो, इस पर कोई क्वेश्चन आना मुश्किल है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि ब्लैक डायमंड इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, है ना। ब्लैक डायमंड्स आर दी चीपेस्ट, यानी कि सबसे सस्ते ब्लैक डायमंड है, सबसे महंगे ब्लूइश वाइट वाले होते हैं, और फिर येलोइश कलर वाले आते हैं। और ब्लैक डायमंड्स जो है सबसे सस्ते हैं, दे आर नॉट यूज्ड इन ज्वेलरी या ज्वेलरी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा अबाउट डायमंड, उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। एंड इफ़ यू have any issue you can ask me in the comment section. Thank you for watching the video, and next video में we'll discuss about the structure of graphite and if possible copper also, and after that we will start with defects and the last portion of the chapter. I hope कि जल्दी से जल्दी हम चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे लास्ट तक। we have a whole year now, not whole year but many months are left for your exams, we can easily do that. Thank you guys.